कल इंटरनल एनर्जी आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी को हम यू बोलते हैं, ये इंटरनल। मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होता है, आप पर डिपेंड करता है कि नहीं स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। ठीक, आवाज आ रही है? वो आवाज आ रही है? आ रही है सर। यस सर। ठीक है। और अगर फंक्शन की बात किया जाए तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव ठीक है, स्टेट वेरिएबल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात ये करते हैं कि आखिर यू होता क्या है, व्हाट इज यू। तो जो यू होता है इंटरनल, वो होता है एनर्जी, एनर्जी responsible of formation of system, एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। ये जो है एनर्जी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम के लिए। एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम को बनाने के लिए। जैसे हम बात करते हैं, हमने अपने आप को बात करी, तो आप किससे मिलकर बने हैं, एटम से मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल से न्यूक्लिक एसिड बना, आरबी क्या वो आरएनए डीएनए, उसी से आपका पूरा बॉडी बना, समझ रहा है। तो आपके इंटरनल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, जो एनर्जी से आपकी बॉडी बनी है, आपकी सेल की एनर्जी, मसल की एनर्जी, टिश्यू की एनर्जी, ब्लड खून, जो भी जिससे आप बने, वही हमारे इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या होता है, एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, अंदर की एनर्जी। अब ये क्या होता है, इट कैन नॉट बी converted into यूजफुल वर्क। इससे तुम वर्क में इसको नहीं चेंज कर पाओगे। जैसे मान लो किसी का वजन ज्यादा है, कोई 5 फीट का, उसको कहो कि तुम चलो बनारस से दौड़ लो पटना, या पैदल चलो पटना, बहुत लोग जाते हैं यात्रा, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलते हैं। किसी को दौड़ा दो तो क्या 5 फीट की जगह 6 फीट का हो जाएगा, क्या 6 फीट का 5 फीट का हो जाएगा? पॉसिबल है? चाह के भी कोई भी आदमी अगर चाहेगा कि हम कुछ काम ना करें, जिंदा रहे, है ना, 30 साल में अगर 60 केजी का हुआ है, तो अगले और 20 साल में धीरे धीरे हमारा वजन कम हो और हमारा जो कुछ खाए पिए और जो हमारा सेल में जो हमारे बोन्स मसल की एनर्जी, उसी से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो दैट इज नॉट समझ रहा। इंटरनल एनर्जी को आप यूजफुल वर्क, जो आपका बॉडी काम करता है, जो भी है आपका जो भी फंक्शन, वो चेंज नहीं कर पाएगा समझ रहा। तो वही इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को हम किसमें नहीं चेंज कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में चेंज नहीं। यही हमारा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, है ना, यहाँ मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी can't be, cannot be calculated, इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? तो बिकॉज इट डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन so many factors या एनर्जी, so many बहुत सारे एनर्जी का डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, स्टेट को तो पाथ में डिपेंड करेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ज्यादा हो ज्यादा। इंटरनल एनर्जी रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम को बनाता है आप ही बने, तो आपके अंदर आपको जिस एनर्जी ने बनाया, जो एनर्जी आपके मसल में है, सेल में है, खून में, टिश्यू में, किडनी में, जो भी कोगैलेट जितना फोर्स है, जितनी तरह की एनर्जी जिससे आप बने हैं, वही इंटरनल। अब उसका यूजफुल वर्क नहीं चेंज कर सकते। चाहे कि हमारा एक हाथ जो है थोड़ा छोटा हो जाए, और उससे छोटे होने से जो एनर्जी है, जो मास कम हुआ, उसको एनर्जी में चेंज कर।
आप काम करते थक जाएंगे, आपको फिर कहेगा काम करो, काम करते करते थक जाओगे और जब मर जाओगे फिर भी सर आवाज सही नहीं आ रही आप। आवाज कैसे नहीं आ रही? झूठ बोल रहे हो, आवाज क्लियर है। सर आवाज क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं आ रही सर। क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है बोल सर। बोल रहे हैं, क्लियर नहीं, मत बोलो, मत बोलो, चुप रहो सब लोग, चुप रहो, चुप रहो, सुनो। मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी का हम नहीं निकाल सकते और इसको यूजफुल वर्क में नहीं चेंज कर सकते, इसको यूजफुल वर्क में नहीं चेंज कर सकते इंटरनल एनर्जी। यूजफुल, तुम लोग बोलो मत, यूजफुल वर्क में इसलिए नहीं चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को कि चाह के भी जो आपकी अंदर की एनर्जी है जिससे आप बने हो उसको यूजफुल वर्क में नहीं चेंज कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है भाई। मुर्गा खाते हो, मुर्गा खूब खाते हो दबा के तुम लोग, है ना? तो मुर्गा खाते नहीं सर, प्योर हो, वेज मार के खाते हो, जब उसको मार दिए तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई। बोलो, मुर्गा को मार दी तो एनर्जी रहेगी गई? बोलो बोलो जी, खत्म हो गए। खा के खाते सलाह सलाह के खूब एनर्जी मिला, खूब कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? जब खत्म हो गया तो इंटरनल, उसकी इंटरनल एनर्जी, वो एनर्जी उसके मसल में था, बोन में था, वो एनर्जी तुमको मिला। तुम्ही को कोई कहा कि खूब काम करे, भूखे प्यासे छोड़ दिया 5 दिन, मरिए जाओगे। सांसें नहीं लो 3 मिनट मर जाओगे, तो मरने के बाद तुम्हारी एनर्जी गई, तुम्हारा यूजफुल एनर्जी चलेगी जिससे तुम काम करते हो। उसके बाद भी अगर तुम मर गए, तुमको कोई खा गया तो उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी। तुम्हारे मसल की, बोन की एनर्जी है वैसे ही है, वही इंटरनल एनर्जी है जिसको चाह के भी तुम यूजफुल वर्क में चेंज नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी होती है। अब मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। कोई कहेगा क्यों नहीं किया जा सकता? तो देखो, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एनर्जी पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सो मेनी एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी पे डिपेंड करता है। तुम्हारे अंदर बहुत सारा एनर्जी है, जैसे कोई कहेगा एग्जाम्पल्स, तो जो इंटरनल एनर्जी है उसको मैं आई से लिख रहा हूं, बराबर किसके बराबर होगा? ए ई बी ई सी ई, एबीसी जानता है? डी ई ई डॉट 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 एबीसीडी जेड तक जाओ। कौन कैसे कैसे? ए मतलब जो एटॉमिक एनर्जी, तुम्हारे अंदर है एटॉमिक एनर्जी कि नहीं है? बोलो बोलो। है सर, है सर, है। बॉन्ड बॉन्ड होगी, बॉन्ड बॉन्ड होगा, बॉन्ड एनर्जी, यस सर। केमिकल एनर्जी होगी, रिएक्शन हो रहा होगा तो बोलो। केमिकल एनर्जी, सब पोलर नॉन पोलर बोल की होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, डाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब तुम लिखते चलो ABCDEFGH, सबसे कोई ना कोई वर्ड बोलेगा, किसी भी वर्ड के आगे एनर्जी लगा लो, जिंदाबाद। काइनेटिक, पोटेंशियल, ट्रांसलेशनल, पोटेंशियल, समझ रहे हो? तो ABCDEFGH, ग्रेविटेशनल, सबसे कुछ ना कुछ मिलेगा। समझ गया नहीं समझ? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी बहुत सारे एनर्जी पर डिपेंड करता है, केमिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, ये बहुत सारा, सो मेनी। सबका एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? सबकी वैल्यू निकाल लेंगे जोड़ डाल के, बोलिए एग्जैक्ट, बोलिए। नहीं सर, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जब सबका वैल्यू नहीं निकलेगा तो इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यही आप ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बहुत सारे एनर्जी पर डिपेंड करता है। मैंने 7-8 लिखवा दिया है, डॉट 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 करके, डॉट डॉट डॉट। अब देखो, हम सिर्फ चेंज को निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज कैलकुलेटेड कैसे? यूजिंग डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ की मदद से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से आप चेंज निकाल सकते हैं। कैसे? तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डेल्टा यू एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बोलिएगा, बता दो। सिर्फ अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बोलो मत सब लोग। देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम सिर्फ निकाल सकते हैं किसकी मदद से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से। कैसे?
तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप में कुछ हीट आया, 10 जूल हीट आया, 5 जूल आपने वर्क किया तो एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, तो बाकी 5 जूल कहाँ गया? तो इंटरनल एनर्जी। समझ गए? तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए सारे बच्चे, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। लिख लो सारे बच्चे, सारे बच्चे लिख लो, लिख लो। सिर्फ इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाला जा सकता है। सारे बच्चे लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सारे बच्चे लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया सर। चलो अब देखो, मैंने तुमको बताया था जो डेल्टा यू का फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला है जो हम बार बार यूज करेंगे। क्या फार्मूला है? मैंने बताया था आप लोगों को, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, यू भी स्टेट फंक्शन है, एक ही फार्मूला है जो हमेशा जिंदाबाद होगा। डेल्टा यू बराबर क्या होता है बच्चा? एन सी वी NCV डेल्टा टी। दिस फार्मूला ऑलवेज वैलिड। मैं लिखवा चुका हूँ। सबको मना आइडियल करिए। हमेशा वैलिड है, बोलिए मत कीजिए। दिस फार्मूला ऑलवेज वैलिड फॉर आइडियल गैस, ये मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा सीरो प्रोसेस भी पढ़ा दिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस पर पढ़ा दिए हैं। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भाई कोई मत बोलो, कोई बच्चा ध्यान दो। अब आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आखिरी प्रोसेस है, लेकिन इसमें ज्यादा पढ़ना है। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट कांस्टेंट। हीट इज कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम्स सराउंडिंग। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन किसके किसके बीच में? तो सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कहीं से कहीं तक कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। सिस्टम और सराउंडिंग कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्यू क्या होगा? जीरो। जीरो बराबर जीरो। तो डेल्टा यू बराबर जीरो। कर दीजिएगा सबको, ये बीच में बार बार बोल रहा है। तो बोलो मत, कोई म्यूट कर रहा हूँ, बोलो मत। चलो ध्यान दो, बोलो मत। अब कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पूछूंगा तब बोलो। क्यू बराबर जीरो, तो डेल्टा यू बराबर म्यूट करने में रिकॉर्डिंग कोई बोलेगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट एडियाबैटिक है, सब लोग अच्छे से पढ़िए, सब लोग देखिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, न तो हीट देंगे न लेंगे। तो क्यू जो होता है वो हीट एक्सचेंज होता है। क्यू जो है हीट एक्सचेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, क्यू को कांस्टेंट होता है, क्यू को आप जीरो कहेंगे। अगर क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू प्लस क्यू। और क्यू है जीरो, तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का हाल है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में एक स्पेशल रिलेशनशिप होल्ड करता है, वो आप लोग को ध्यान रखना। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? कोई बोलेगा नहीं। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है। ये रिलेशनशिप होल्ड करता है, जैसे आइसोथर्मल जो मैंने बताया था, टेम्परेचर कांस्टेंट वहां पे हमारा होल्ड करता है पीवी बराबर कांस्टेंट, या P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या होल्ड करता है? पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, है ना। यह स्पेशल रिलेशनशिप है ना, जो होल्ड करता है एडियाबैटिक प्रोसेस। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब आप लोग, मैं आप लोगों को गामा बताने जा रहा हूँ, बारी बारी से सब लोग ध्यान दीजिएगा भाई, है ना। अब बारी बारी से सब लोग ध्यान दीजिएगा कि जब थोड़ा सा ज्यादा गामा क्या हमारा होता है? सीपी बाई सी। गामा इज सीपी बाई सी, सीपी बाई सी। अब आप सोच रहे होंगे सीपी क्या होता है? सीपी होता है मतलब हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीपी बोलते हैं, और गामा बराबर बराबर
सीधी क्या होता है, ये भी वही होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी होता है मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी होता है। लेकिन ये कब होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। लिख लो, वो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लिख लो, इसको मैं मिटा दूं, लिख लो सारे। सीपी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीबी होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गामा की वैल्यू है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, फिर हम लोग सीपी सीपी। तो आगे डिफाइन करने वाला हूं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। सी सी अभी हमारा क्या होता है, क्या होता है, इट इज हीट required to change temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade. By 1 degree centigrade. It is heat required to change temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade. समझ लो अच्छे से, यही हमारा होता है। This is called as molar heat capacity C. ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हारे पास 1 मोल गैस है, मतलब अगर हाइड्रोजन गैस है 1 मोल या 1 ग्राम 2 ग्राम, अगर कहीं पे तुम्हारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है 1 मोल है, और इसके टेम्परेचर को तुम 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो, मान लो शुरू में 10 डिग्री है और 1 डिग्री से बढ़ा के तुमने 11 डिग्री, 1 डिग्री पर, है ना। 1 मोल अगर हाइड्रोजन गैस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा, तो जितना हीट चाहिए उसी को हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, मोलर मतलब 1। उसी तरह अगर तुम्हारे पास 1 मोल का क्या ग्राम हो गया, 32। और यदि मान लो 12 डिग्री का है, अभी भी 15 से कहा लेकर 16, 15 से 16 1 डिग्री से बढ़ा, जितना हीट चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ध्यान रखना है, ये क्या होता है, it is heat required to change temperature of 1 mole of gas by 1 degree. 1 मोल गैस को 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सी, या मोलर हीट कैपेसिटी। अब ध्यान देना, जो सी है, सी को हमने क्या बोला था, मोलर हीट कैपेसिटी। इट इज पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल मतलब अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग पाथ पे डिपेंड है, समझ रहे हैं। एंड इट इज कैसा, इंटेंसिव, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट पे नहीं डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि मोल फिक्स है। एक मोल की बातें करना, अमाउंट पे कैसे डिपेंड करेगा, आपको सिर्फ 1 मोल की बात करनी है। अगर 5 मोल आपने लिया है, जैसे कोई कहेगा हाइड्रोजन गैस हम 10 ग्राम लिए, 10 ग्राम, उससे कोई मतलब नहीं है। 10 ग्राम लिए हो तो 8 ग्राम को भूल जाओ, सिर्फ इसमें से कै ग्राम हाइड्रोजन गैस निकाल दो, 2 ग्राम या क्या मोल, और इसको गर्म, है ना। तो हर बार 1 मोल को गर्म करना है, और इतना गर्म करो कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए, तो कुछ एनर्जी लगेगा ना, 5 जो भी लगेगा उसी को सी बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोल फिक्स है, हमेशा 1 मोल की बात करेंगे कि मोल फिक्स हो गया, तो इंटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड करेगा नहीं। पाथ वेरिएबल पाथ पे डिपेंड करेगा, क्यों करेगा, मैं तुमको बता, इसको फील कर सकते हो, बताओ जी। पानी को खुले बर्तन में गर्म करेंगे तब ज्यादा एनर्जी की, ढक के करेंगे तब ज्यादा एनर्जी लगेगा, बताओ। सर जब ढक के करेंगे खुले बर्तन में, खुले में ज्यादा एनर्जी में सर, खुले रखने को ज्यादा देर गर्म करना पड़ेगा। देखो अगर तुमने खुले में छोड़ दिया, खुला मतलब वो जानते हो आइसोबारिक प्रोसेस होगा, बेटर एनर्जी एक्सचेंज। बोलो, अगर तुमने खुला छोड़ दिया तो 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर के कांटेक्ट, खुला छोड़ दिया तो 1 atm मतलब आइसोबारिक। और अगर तुमने उसको ढक दिया, ढकने का मतलब जानते हो कैसा हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ढक दिए तो वॉल्यूम फिक्स हो गया तो कंटेनर का, अब जानते हो कैसा प्रोसेस हो गया, आइसो। तो वही ध्यान रखना, अगर ढक दिए तो आइसोकोरिक और खुला छोड़ दिए तो आइसोबारिक। खुले तुम लोग फील करो, ढक के जल्दी पानी गर्म होगा, खुला पे
देर से गर्म होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आप समझाना या समझना कम से कम कि अच्छा पानी को खुलेगा गर्म कर रहे हैं, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में काम कर रहे हैं, पानी को बर्फ बर्तन में गर्म कर रहे हैं, तो आइसो चोरी का काम कर रहे हैं, तो प्रोसेस चेंज होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो पाथ पे डिपेंड करता है। उसी तरह यहाँ सीपी, सीपी क्या है भाई, पाथ फंक्शन है तो अलग अलग फंक्शन के लिए होगा। तो सीपी क्या होता है, जो मैं बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी कौन से प्रोसेस के लिए, प्रेशर कांस्टेंट मतलब कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस। मैं दोबारा लिखता हूँ। उसी तरह सीबी क्या होगा बताइए, ये भी मोलर हीट कैपेसिटी, कौन से प्रोसेस के लिए, आइसो। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो 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 बोलो। हाँ सर समझ गए। लिख डालो फटाफट, कोई मत बोलिए, फटाफट लिख लीजिए। मोलर हीट कैपेसिटी मैंने बता दिया है क्या होता है, सीपीसीडी क्या होता है मैंने बता दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, सीपीसीडी बताना जरूरी था, एडियाबैटिक भी थोड़ा सा बता दिए थे, अब थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, इसको आप मिटा दीजिए, उसके बाद तब हम आगे चलते हैं। देख लीजिए इसको, तो लिख लिए होंगे, पाथ वेरिएबल है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सीपी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी आइसोबारिक के लिए, सीवी होता है आइसोकोरिक के लिए। एक बार मैं लिख चुका हूं, इसको भी मैं मिटा दूंगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग को पढ़ना है ना। अभी हमने पढ़ा कि एडियाबैटिक में क्या होता है, सारे बच्चे कि डब्ल्यू एडियाबैटिक क्या होगा, एडियाबैटिक क्या होगा, तो डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होगा, एनसीवी डेल्टा यू। लेकिन ये मैं बताया था, जब मोल फिक्स रहा सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइडियल, आइडियल। जब फेज चेंज होता है तो मैंने बताया था ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा टी जीरो होता है, फिर भी डेल्टा यू जीरो नहीं होता। ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए ओनली फॉर आइडियल गैस। तो ये डब्ल्यू एडियाबैटिक बराबर, ये भी सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, आइडियल गैस। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर आइडियल गैस की क्या कहानी होती है। अगर हम आइडियल गैस के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताएं, तो आइडियल गैस में ये होता है कि नो इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, नो इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल मेन आइडियल गैस की यही प्रॉपर्टी, नो इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। जैसे अगर आइडियल गैस है ऐसे ऐसे है, समझ ना, तो इसके और इसके बीच में, या इसके इसके बीच में, इसके बीच में क्या होगा, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं होता, नो कोई बॉन्ड नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं, सब अलग अलग होता है। ये आइडियल गैस मतलब इंडिपेंडेंट, किसी से किसी तरह का बॉन्ड नहीं है, मोशन रैंडम घूमते रहते हैं, मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते हैं, तो आइडियल घूम रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो आइडियल गैस में सिर्फ आइडियल गैस है ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस वजह से जाके दीवार से टकराता है और हम लोग को प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, आइडियल गैस क्या होता है, उसमें किसी तरह का बॉन्ड ही नहीं है। बॉन्ड बनेगा तभी सब तरह का एनर्जी आएगा, बॉन्ड बन गया, पोलर नेचर, कितना कहानी है, सबकी शुरुआत एटम के मॉलिक्यूल वाला कहानी शुरू हो जाए। लेकिन जब कुछ है ही नहीं है, किसी तरह का बॉन्ड नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो किसी तरह की एनर्जी होगी नहीं। सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी की वजह से टकराता है। ठीक है, तो आइडियल गैस ओनली काइनेटिक। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, एक मिनट, नो बॉन्ड ओनली काइनेटिक एनर्जी, आइडियल गैस है ओनली काइनेटिक एनर्जी। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ, सर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा क्या, कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वो तो रहा, कुछ नहीं होगा, एटम प्रोसेस करेगा ना सर। हट पागल हो तुम, एमजीएस में होता है, फोर्स चाहिए ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए, फोर्स चाहिए। हाँ सर ठीक है सर, समझ गया सर। अल्लाह में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई और एनर्जी नहीं होती, किसी भी एनर्जी के सिर्फ फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के कोई एनर्जी। ठीक है, लिख लीजिए भाई, अरे नो बॉन्ड ओनली काइनेटिक। अब देखिए
अभी मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी बहुत सारा, तो अगर आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो वहां जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि और कोई एनर्जी है नहीं है, पोटेंशियल, केमिकल सब जीरो है, और कोई एनर्जी नहीं है। आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी। पक्का? अब मैं थोड़ा सा तुमको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो। तो जो काइनेटिक एनर्जी हम आइडियल गैस का ढूंढते हैं, पढ़े होंगे तुम, पढ़े अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस का होता है वो होता है 3/2 या 3/2 एनआरटी का, सब एन होती है। ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? आइडियल गैस, आइडियल, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस का फार्मूला होता है 3/2, ठीक है, 3/2 ये फार्मूला होता है, ठीक। अब अगर हम एक आइडियल गैस लेते हैं, तो मैंने अभी कहा था कि आइडियल गैस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो अपना इंडिपेंडेंटली घूम रहा है, इंडिपेंडेंटली। अब मुझे बताइए जो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है वो किधर जाएगा? एक्स डायरेक्शन में जाएगा कि वाई में जाएगा कि जेड में जाएगा कि तीनों में जाएगा? तो है किधर तक जाएगा? तीनों में जाएगा सर, तो वो बोलो तीनों में जाएगा, तीनों में जाएगा। सुनो Yes, मेरी बात, ज्यादा किधर जाएगा? ज्यादा एक्स में कि वाई में कि जेड में कि तीनों साइड में बराबर? बराबर जाएगा सर। बराबर बराबर जाएगा सर। जाएगा। तो सब लोग ध्यान दो, आइडियल गैस जो तीनों डायरेक्शन में जाएगा, एक्स में वाई में जेड, और सब लोग बराबर, ठीक है। तो एक थ्योरी आती है फिजिक्स में, है ना, कहीं केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं, थ्योरी है, इसी पे बेस्ड है। उस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ, क्या बोलते हैं जानते हो? थ्योरी ऑफ पार्टिसिपेशन, 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 थ्योरी ऑफ इक्वी पार्टिसिपेशन। इक्वी पार्टिसिपेशन का मतलब समझिए ना, बराबर 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 बराबर, सब बराबर है। इसका मतलब ये होता है थ्योरी ऑफ इक्वी पार्टिसिपेशन मतलब बराबर। तो लिख लीजिए, all type of motion give equal contribution for kinetic energy। थ्योरी ऑफ इक्विपार्टीशन का सिंपल मतलब हर तरह के मोशन का पार्टिसिपेशन बराबर है। एनी टाइप ऑफ मोशन गिव इक्वल कंट्रीब्यूशन, एनी टाइप ऑफ मोशन गिव बराबर हिस्सेदारी। देखो किसी भी तरह के मोशन की हिस्सेदारी बराबर, एनी टाइप ऑफ मोशन है बराबर हिस्सेदारी। जल्दी लिखो, एनी टाइप ऑफ मोशन है बराबर हिस्सेदारी, इसी का नाम होता है थ्योरी ऑफ इक्वी पार्टिसिपेशन। लिखो जल्दी से, थ्योरी ऑफ इक्वी पार्टिसिपेशन लिखिए, बोलो। यस सर। हाँ सर। एनी टाइप ऑफ मोशन है बराबर कंट्रीब्यूशन। तो जब मुझे कोई भी गैस मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में चल सकता है, कितने डायरेक्शन में उड़ सकता है? बोलो, कोई भी गैस मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में उड़ सकता है? सर तीनों 3 में? डायरेक्शन में। यस सब सर। लोग ध्यान दो सब लोग, किसी भी कोई भी गैस मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में उड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी गैस मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में उड़ सकता है, एक्स में वाई में जेड में, तीनों। यहाँ 3 एनआरटी इसीलिए आता है, जानते हो ए की वैल्यू जानते हो कितना होता है? 1/2 एनआरटी एक डायरेक्शन से। 3 डायरेक्शन है इसीलिए क्या हो जाएगा? 3/2। मतलब अगर गैस मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स में जाएगा तो वैल्यू 1/2 एनआरटी, सिर्फ वाई में जाएगा तो 3 और 3 1/2 एनआरटी। एक्स और वाई दोनों में जाएगा, एक्स में और वाई में जाएगा, इधर से हाफ एनआरटी, इधर से हाफ एनआरटी, तो कितना हो जाएगा? 1/2 एनआरटी इंटू 2। अगर 2 डायरेक्शन में चलेगा, तीनों में चल रहा है तब कितना? एनआरटी इंटू 3। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए, बोलो बोलो बोलो। यस सर। सर सही है। यहाँ जो 3 है वो क्या है बेसिकली? 3 क्या है बेसिकली? टाइप ऑफ मोशन है क्या? बोलो जी। फ्रीडम। रुको पहले, अल्लाह डायरेक्शन होगा ना सर, डिग्री ऑफ।
टाइप ऑफ मोशन है, 3 तरह का मोशन था, जो इसी वजह से 3 आया था ना। फिर से समझो, एक्स के लिए हाफ, वाई के लिए हाफ, जेड के लिए हाफ, 3 तरह चला तो तीनों के लिए हाफ हाफ, मतलब 3 हो गया। 2 में जाएगा तो 3 से गुना होगा। तो यहाँ तीन तीन क्या था, 3 क्या था, 3 किसके लिए आया था बताइए, 3 किसके लिए आया था बोलिए। ये 3 क्या दिखा रहा है, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ मोशन दिखा रहा है, कितने टाइप का मोशन है, कितने डायरेक्शन में चल रहा है, बोलो। टाइप ऑफ मोशन, यस सर। टाइप ऑफ मोशन, या इसको क्या कर सकते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इसी को जानते हो क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे तू है, कितने तरह से बदमाशी कर सकते हो, कितनी तुम आ जाए। अब वैसे 3 तरह से बदमाशी कर सकता है, तुमको नाम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी तरह से आप फ्रीडम है, आप बदमाशी कर सकते हैं, हाँ, कितनी तरह से आपका फ्रीडम है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और टाइप ऑफ मोशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। पक्का बोलिए। यस सर। यस सर। तो हम जनरल क्या बोल सकते हैं, जनरल, जनरल मैं क्या बोलने जा रहा हूं, देखिए यू बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर मैं फार्मूला लिख रहा हूं F इंटू 1/2 nRT, सही है। और F को मैंने क्या बोल दिया है बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो सही की गलत, बोलो जी। सही है सर, सही है एक सर। डायरेक्शन में चलेगा तो हाफ एनर्जी, 2 डायरेक्शन में चलेगा तो 2 तरह का मोशन होगा तो 2 into 1/nRT, 3 तरह का होगा तो 3 nRT। बोल रहे हो, ये जनरल फार्मूला हो गया, बोलिए बोलिए बच्चे। सर अब देखिए आप लोग, सब लोग ध्यान दीजिए, खत्म होने वाला है बस। अब देखिए, जो गैस मॉलिक्यूल है उसमें सिर्फ 3 तरह का काइनेटिक एनर्जी होता है, 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है वो 3 तरह का होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी 3 तरह का मोशन होता है, ठीक से पढ़े। पहला चलने वाला ट्रांसलेशनल मोशन, कौन सा मोशन उसको हम कहते हैं, चलने वाले को कौन सा बोलते हैं, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक, चलने वाला। रोटेशनल काइनेटिक वाला चलने वाला जो चलता है, दूसरा का क्या होता है, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, रोटेशनल, रोटेशनल समझते हो ना, घूमना घूमना घूमना, गोल गोल घूमना, घूमना, घूमने वाला, घूमने वाला। और तीसरा होता है वाइब्रेशनल, 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 देखो वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल का मतलब क्या होता है, कूदने वाला, एक ही जगह पे ऑसिलेट करना। अरे कूदना, कूदने, कूदो ऐसे ऐसे, ओपन कूदना, देखो देखो कूदना, वाइब्रेट करना। एक तो 3 तरह का टोटल काइनेटिक एनर्जी में 3 तरह की एनर्जी आती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। कोई चल रहा है, जैसे हम घूम रहे इधर उधर, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ऐसे घूमने लगे रोटेशनल एनर्जी, और ऐसे ऐसे कूदने लगे तो कौन सी एनर्जी है, वाइब्रेशनल। समझ लो, है ना, 3 तरह का मौसम होता है, ठीक। पक्का बोलो, पक्का। पक्का सर, हो गया। अब देखो, अब देखो, तो जो अलग अलग टाइप ऑफ गैस है, अलग अलग होता है। अब टाइप ऑफ गैस के अलग अलग मोशन डिपेंड करता है। तो देखो, ट्रांसलेशनल एनर्जी तो सब में होता है, कोई भी गैस, एनी गैस, एनी गैस जो है किधर किधर चल सकता है, एक्स वाई और जेड, एनी गैस, कोई भी गैस चल सकता है, एक्स वाई जेड। तो ट्रांसलेशनल के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा बताइए, 3। टीडीएफ जानते हैं क्या लिखा हूं, टीडीएफ का मतलब ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टीडीएफ हमेशा 3 होता है, एनी गैस के लिए टीडीएफ इज ऑलवेज 3।
किसी भी गैस के लिए TDF ऑलवेज थ्री होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज थ्री। अब हम बात करते हैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अब हम बात करने वाले हैं रोटेशनल, RDF। RDF का मतलब रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम। देखिए भाई, कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रहा है तो घूमने के लिए एक्सिस चाहिए। अरे बोलो, पंखा सर एक्सिस पे घूमेगा ना। बिना एक्सिस का नहीं घूमता है कोई भी चीज, एक्सिस चाहिए, बिना एक्सिस के रोटेशन नहीं होता। तो मोनो एटॉमिक गैस रखा है, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस में कोई एक्सिस मिलेगी, बताइए किसके नाम घूमेगा? कोई एक्सिस चाहिए ना, क्या चाहिए? एक्सिस है, एक्सिस होता है कि नहीं होता है? मोनो एटॉमिक में क्या होगा? नो एक्सिस। कैसे घूमेगा? खाली एक कौन सा गैस है? गोल गोल। कहां से कोई एक्सिस है? बताइए, नो एक्सिस कैसे घूमेगा? लट्टू भी रहता, कुछ रहता तो ना घूमता, कुछ है नहीं तो घूमेगा नहीं? घूमेगा, नो नो एक्सिस। तो इसका मतलब इसमें हम क्या कहेंगे मोनो एटॉमिक में? है ना, जीरो। क्या बोलेंगे? जीरो। क्या? RDF, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होता है। क्या? जीरो। RDF जीरो, कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, घूम ही नहीं सकता। अब क्लास होता तो किसी को बुला के समझाते हैं, असेंबली को याद करो, ठीक है? मोनो एटॉमिक में कोई RDF होता है। ये जो मोनो एटॉमिक है उसमें कोई एक्सिस नहीं है, तो एक्सिस नहीं है तो वहां पे घूम नहीं पाएगा, एक्सिस नहीं तो घूम नहीं पाएगा। अब हम बात करते हैं डायटोमिक, 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 मोनो एटॉमिक को हम बात करेंगे डायटोमिक, डायटोमिक, डायट, डायट। तो जो भी डायटोमिक गैस होता है वो लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर, लीनियर। डायटोमिक गैस लीनियर होता है, जैसे ये लीनियर गैस, Cl2 लीनियर, सब लीनियर है ना, सीधे सीधे सब लीनियर गैस। अब कोई भी लीनियर गैस है, हाँ, तो देखो इसी के अलावा घूम सकता है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के अलावा घूम सकता है। तो यहाँ पे 2 RDF कितना हो सकता है? 2 RDF, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे तो ध्यान, जैसे समझना, देखो मूर्खों, मान लो ये बॉन्ड है, बोलना मत, देखो ये आलू है और मान लो यही बॉन्ड है, बॉन्ड से जुड़ा हुआ, दिस इज अ बॉन्ड, ऑक्सीजन एटम, ये बॉन्ड, समझ गए? बिना एक्सिस के घूमेगा नहीं। अब देखो कैसे घूमेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर ये ऐसे है, ऐसे, तो एक्सिस कैसे कैसे हो सकता है? 3 एक्सिस में बनाऊंगा, थोड़ा सा समझना मेरे पास, समझना, इमेजिन करना। तो इसको मैं एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर मैंने पकड़ लिया, क्या समझी? आप ध्यान दीजिएगा, है ना? इसको मैं ऐसे करता हूँ, ध्यान दो, ऐसे जोड़ता हूँ। तो मान लो यही बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यही बॉन्ड से जुड़ा हुआ, दिख रहा है? ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये बॉन्ड है। अब मैं इस पे एक्सिस दिखाऊंगा, इसको हटाऊंगा तब एक्सिस दिखाऊंगा। देखो कैसे एक्सिस होगा, यही बॉन्ड था ना, इधर जब जुड़ा हुआ था, इमेजिन करना जुड़ा हुआ, देखो एक्सिस एक्स, वाई और जेड, 3 एक्सिस में होता है। एक्स एक्सिस इधर जुड़ा है, 2 इधर ऑक्सीजन, ये बॉन्ड है बीच में क्या था? ये बॉन्ड, या 2 क्लोरीन मान लो, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है ऐसे, बीच में बॉन्ड। अब देखो बॉन्ड पे कौन कौन सा एक्सिस हो सकता है? ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, मान लो बॉन्ड पे एक्स एक्सिस, ये बॉन्ड पे वाई एक्सिस, फिर से ऐसे, और ऐसे जेड तो इसी से पार होगा। देखो अगर एक्स एक्सिस ऐसे, तो घूमेगा ऐसे ऐसे आलू, अरे घूमेगा ऐसे ऐसे, नहीं घूमेगा ऐसे ऐसे, बोलो बोलो, घूमेगा ऐसे ऐसे, बोल रहे? मान लो ये है ऑक्सीजन एटम, घूमेगा ऐसे ऐसे, बोलो बोलो, एक्स एक्सिस पे बोलो। हाँ सर, घूमेगा। वाई पे घूमेगा, वाई पे ऐसे लगा दिया, देखो कैसे घूमेगा, ऊपर नीचे, अब ऊपर नीचे घूमेगा, बोलो ऐसे ऐसे, बोलो। यस सर। देखो हाँ सर। ऐसे है तो कैसे घूमेगा? देखो ऐसे है तो ऐसे घूमेगा, इस प्लेन पे ऐसे ऐसे, पंखा टाइप, ठीक है? अगर ऐसे हो गया तो पंखा ऊपर नीचे चलेगा, ऐसे ऐसे, बोलो, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बोलो, ठीक है? जेड से घूम जाएगा,
अब घुमाओ, अब घूमेगा कैसे? अब घूमेगा इसी से पार करेगा कैसे घूमेगा? कब घूमेगा? जब परपेंडिकुलर रहेगा तभी ना। पंखा घूमता है ऐसे, और डंडा कैसे होता है? ऐसे ना होता है, ऐसे घूमता है। ऐसे डंडा भी ऐसा लगा देंगे तो घूमेगा वो? नहीं घूमेगा सर। अब हमेशा कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर एक्सिस। तो लीनियर है तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस पॉसिबल है, इसलिए दो आर है। समझ गए? उसी तरह अगर कोई पोली एटॉमिक लीनियर गैस है, पोली एटॉमिक लीनियर, पोली एटॉमिक लीनियर जैसे CO2, इसका भी यही रहेगा। इसमें भी लीनियर है, इसमें भी कितने आरडी है? दो एक्सिस से घूम सकता है। लिख लीजिएगा, पोली एटॉमिक लीनियर है तो दो एक्सिस से घूम सकता है, दो एक्सिस से पॉसिबल है ना? चाहे डाई एटॉमिक चाहे पोली एटॉमिक। अब आखिरी में बताने जा रहा हूं, पोली एटॉमिक नॉन लीनियर, पोली एटॉमिक नॉन लीनियर। अगर पोली एटॉमिक नॉन लीनियर जैसे NH3 है ना, CH4, ये सब पोली एटॉमिक नॉन लीनियर। पोली एटॉमिक या लीनियर सब टेट्राहेड्रल। अगर कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है जो पोली एटॉमिक है, साथ में लीनियर नहीं है, जैसे SO2 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना RDF होगा बच्चे? यहाँ पे 3 होगा। हर तरह का एक्सिस पॉसिबल है, X Y Z तीनों पॉसिबल। यहाँ पे RDF कितना होगा? 3 RDF, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 RDF। पोली एटॉमिक को यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो गया। CRDF पॉसिबल। अब आपको ध्यान देना है, आखिरी हमने क्या पढ़ा था? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पीरियड। इसमें आपको ध्यान रखना है, ओनली एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है। एंड जब तक क्वेश्चन में कह ना रहा हो किसको लेना है, तब तक इसको नहीं लेना। नेवर कंसीडर VDF until given in question। अब तुम्हारे क्वेश्चन में कभी PDF के बारे में देगा नहीं, मतलब तुमको PDF को कभी नहीं देना। PDF आपको नहीं देना, बस खाली पॉइंट याद रखिएगा कि VDF वेरी हाई टेम्परेचर पे आता है। VDF ओनली एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। और दूसरा मैं कह रहा हूं, नेवर कंसीडर VDF तब तक नहीं मानना है जब तक क्वेश्चन में कहना कि तो तुमको मिला जुला के। और जो फार्मूला है वो देखो, इस तरह का फार्मूला मैंने भी लिखा था, U बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर F इंटू 3/4 1/2 nRT, 1/2 nRT। F हमारा क्या होगा ध्यान दीजिए, PDF ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस RDF। किसको नहीं लेना है? VDF को लेना नहीं है। होता तीनों है, आपको सिर्फ दो ही के बारे में सोचना है। VDF को तभी सोचना है जब क्या हो, या और नहीं देगा तो नहीं देगा। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में सिर्फ किसके बारे में सोचना है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर पे आता है। और तभी सोचना है जब आ जाए। वैसा कोई सवाल आज तक आया नहीं जिसने दिया। ठीक है, तो चलिए, समझे कि नहीं समझे? तो सर वो पोली एटॉमिक वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर, वो थोड़ा दिक्कत आ रहा है। पोली एटॉमिक RDF होता है सर, कैसे होगा वो तो बताइए ना सर। पोली एटॉमिक गैस गजब हो, क्लास बता तुमने किसी को बुला के दिखा दो, यहाँ कैसे दिखा? सर वो डायग्राम से बताइए ना, वो डायटोमिक में बताया उसी तरह पोली एटॉमिक। डायग्राम में 3 एक्सिस कैसे शोर हो गया? डायग्राम में 3 एक्सिस कैसे दिखेगा? डायग्राम में पता ना, क्लास बता तो दिखा देते, क्लास बता तो दिखा देते, क्लास नहीं तो क्लास बता तो दिखा देते। तीनों एक्सिस पॉसिबल है, कोई लीनियर नहीं है, प्लेनर है, तो तीनों तरफ से घूम सकता है। एक्स में भी घूम सकता है, वाई में भी घूम सकता है, जेड में भी घूम सकता है।
तीनों तरह से घूम सकता है। अगर कोई सुविधा नहीं है तीनों तरह से घूम सकता है, टेढ़ा मेढ़ा तो तीनों तरह से घूम सकता है, एक्स में भी घुमा लो, वाई में भी घुमा लो, जेड में भी घुमा लो, जैसे चाहो वैसे घुमा लो, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा तो जैसे चाहो वैसे घुमा लो, एक्स वाई जेड तीनों से पॉसिबल। टेढ़ा मेढ़ा है तब, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। वहां सब केवल डायग्राम बना थोड़ा जाकर सीएच को बना के तीन वैक्सीन दिखा दिया, ऐसे घुमा दो ऐसे घुमा, समझ नहीं पाओगे ना, याद रखो ना, कोई इशू नहीं है। कुर्सी उर्सी रहता क्लास में, शेयर रहता, पिछली बार खुद ही क्लास में घुमा के दिखाता और कौन सा एक्सेस पॉसिबल है, लेकिन क्लियर बताया हूँ पॉली के लिए हाथ ही नहीं होता। चलो देखो, तो देखो ध्यान दो, अभी ध्यान दो, पीडीएफ और आरडीएफ, पीडीएफ और आरडीएफ, ध्यान दो, पीडीएफ आरडीएफ लेना है, पीडीएफ समझ गए। बोलो अब देखो यहाँ ध्यान दो। तो बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस में, मोनो एटॉमिक गैस का एक बताओ, और एक चीज और यहाँ लिखी है, डेल्टा यू बराबर क्या पड़ेगा बताओ, डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू पड़ेगा। यहाँ से एक तो फिक्स है, 1/2 भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, इधर चेंज इधर भी तो टेम्परेचर चेंज होगा, बोलो जी। अच्छा, डेल्टा यू इधर टेम्परेचर इधर भी टेम्परेचर चेंज होता है। यहाँ से मिला जुला के क्या आ गया, सीबी कितना आया बोलो, बोलो सीबी कितना है सर? सीबी इक्वल टू R/2, FR/2, FR/2, सीबी बराबर FR/2, FR/2, FR/2 लिखो जल्दी से, सीबी बराबर FR/2, सीबी बराबर FR/2। देखो कैसे निकाला है, सीबी बराबर FR/2। अब देखो सर ये मोनो एटॉमिक के लिए है ना? सब के लिए है जी, मोनो एटॉमिक डायटोमिक से क्या मतलब, एक तो सब के लिए होता है, ये तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला सब के लिए वैलिड है, ये भी सब के लिए वैलिड होगा। तो अब मैं इधर देखो लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना तुम लोग, गैस, टाइप ऑफ गैस में लिखा है, टाइप ऑफ गैस, पहला मैंने लिखा है हीलियम, दूसरा H2 और तीसरा मैंने लिखा है CH4। तुमको सब में क्या लिखना है क्या पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ पहले तुम लोग। हीलियम मोनोएटॉमिक सर। चलो सब लोग बताओ। हाइड्रोजन डायटोमिक, हीलियम मोनोएटॉमिक सर, और हाइड्रोजन डायटोमिक, CH4 पॉलीएटॉमिक। बोलो मत, देखो कैसे होगा। हीलियम कैसा है तो मोनो एटॉमिक, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो मैंने नहीं बताया कि सिर्फ मोनो एटॉमिक क्या है, सिर्फ एक्सिस है नहीं तो घूमेगा है नहीं, और वाइब्रेशनल लेना नहीं है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, ओनली पीडीएफ, ओनली पीडीएफ। पीडीएफ समझना है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और पीडीएफ हमेशा कितना होता है, 3 हो गया पीडीएफ 3। अब देखिए फार्मूला मैंने बताया था, FR/2 तो 3R/2, ये सीबी हो गया 3R/2, पीडीएफ हमेशा 3 होता। अब हाइड्रोजन कैसा है, डाया एटॉमिक, और डाया एटॉमिक गैस कैसा होता है, लीनियर, लीनियर गैस, लीनियर गैस। अगर लीनियर गैस है तो इसमें 2 होगा, पीडीएफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, चलेगा ना, कोई भी गैस 3 डायरेक्शन में उड़ेगा, एक्स वाई जेड में, ये तो 3 हो गया। अभी मैंने बताया था आरडीएफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा इसमें, कितना, 2 लीनियर गैस, तो टोटल क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5, तो क्या हो जाएगा 5R/2, क्योंकि चाहे घूमे चाहे नाचे चाहे कूदे सब बराबर होता है। अब CH4 कैसा गैस है, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस में मैंने भी बताया नॉन लीनियर, लीनियर नहीं नॉन लीनियर, होता है पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। पीडीएफ होगा तो सब में होता है 3, आरडीएफ भी कितना होगा 3। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ नहीं देना है, जब तक क्वेश्चन में कहेगा नहीं पीडीएफ आपको मानना ही नहीं, कह दिया कि 2 पीडीएफ है, बोल दिया कि 2 नहीं करा नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ, 6R/2, समझ गए। अब 2 इसको तुम लोग अपने से निकालो, सब CO2 और NH3 अपने से आप लोग निकालिए, सब लोग ऐसे ही होती है,
जल्दी जल्दी बताइए CO2 का। मैंने 3 को कर दिया है, 3 को पहले छाप लीजिए, उसके बाद 2 को कर लीजिए तो आपका काम हो जाए आज का। क्योंकि CP CV ही बताना है, CD बता देंगे, गामा बता देंगे अलग अलग गैस के लिए, प्लस नहीं ज्यादा हो जाएगा। क्लास पढ़ लीजिएगा, आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा, यहाँ भी यूज होगा। तो लिख लिया है कि नहीं बताइए? लिख लिया है? बोलो समझा दें। यस सर। मोनो एटॉमिक में सिर्फ और सिर्फ TDF सिर्फ चलेगा 3 तरह से, तो 3R/2। ये डाई एटॉमिक चलेगा भी 2 तरह से, घूमेगा भी, नाचेगा। पोली एटॉमिक 3 तरह से चलेगा, 3 तरह से आएगा। चलो इधर बताओ CO2 कैसा है सब लोग? सर पॉलीएटॉमिक 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 लीनियर लीनियर लीनियर। तो क्या होगा इसमें बताओ, क्या होगा? TDF 3 TDF हमेशा 3 और RDF 2। लीनियर में तो होता है। बताओ CD कितना होगा? बताओ CD 5R/2 TDF बेटा 5R/2 आखिरी वाला कर लो कैसे ही? ये क्या होता है? पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। यहाँ 3 हो जाएगा और 6R/2 3R हो जाएगा सर। मतलब 3 दोनों हो जाएगा, 6R/2। मुझे बताइए सबको निकालना आ गया? CV निकालना गया? बोलिए। यस सर। आपको रिलेशनशिप ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान रखना है? गामा बराबर क्या मैंने शुरू में लिखवाया था? CP/CV। और एक रिलेशनशिप और ध्यान देना है, CP बराबर CV प्लस। ये दोनों रिलेशनशिप आपको ध्यान देना है। रिलेशन इसको ध्यान रखना। ये सब फर्स्ट क्लास से चूक हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चूक थोड़े समझा। CP बराबर CD प्लस R। तो आपको अलग अलग गैस में दे रहा हूं, हीलियम, CO2, O2 और CH4। आपको इन सब गैस का डायरेक्ट लिखना है, CV, CP और गामा। चलो बच्चों फटाफट लिखो सब। CP CV गामा लिखो, सारे गैसेस फटाफट लिखो। CV को भी बनाया है, R जोड़ के CP निकालो और गामा लिखो। एक तो बता देते हैं, हीलियम कैसा गैस है? मोनो एटॉमिक। और मोनो एटॉमिक में बताया जी CV कितना बताया है? बोलो अभी बताया। 3R और CV बताया है प्लस R। मतलब कितना आ जाएगा मिला जुला के? 5R/2 और गामा क्या बताया है? CP/CV मतलब 5R/2 और बटे में 3R/2। तो R/2 कट गया, 5/3। अब ये दोनों कैसा गैस है? लीनियर। अगर लीनियर गैस है तो CV कितना होगा? देखिए 3 तरह से चलेगा, 5R/2 और CV कितना हो जाएगा? 5R/2 प्लस R 7R/2 ये हो जाएगा 7R/2 5R/2 कट के 7 बटे में 5। और पॉलीएटॉमिक गैस है। पॉलीएटॉमिक मैंने बताया था 3 हो जाएगा सर। पक्का। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए 1.66, ये 1.4 और ये 1.33। तो सबसे ज्यादा गामा किसका है बताइए भाई? सबसे ज्यादा गामा किसका है? गामा मोनो एटॉमिक का गामा होता है 1.66। खोल करके देखो। उसके
उसके बाद कौन सा गामा आएगा बताओ? 7/5 डायटोमिक या 1.47/4 वाला। और आखिरी कौन सा? पोली एटोमिक, वो आता है 1.3। लिख लो बच्चे, लिख लो। और अगर सीवी की बात करोगे तो सीवी सबसे ज्यादा किसका? पोली का देखो 3R है सबसे ज्यादा, सीवी सबसे ज्यादा, सीपी सबसे ज्यादा। हाँ पॉलीटॉमिक लीनियर नहीं, डायटोमिक, डायटोमिक का सर। लिख लीजिए सब लोग। और आप लोगों को गामा भी समझ में आ गया होगा, सीपी भी समझ में आ गया होगा, सीवी भी समझ में आ गया। आखिरी लेसन से पढ़ाई करके खत्म करता हूँ। आखिरी लेसन से क्लास ओवर हो जाएगी। अब देखिए आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो क्लास भी छोड़ देता है, लाइव चलेगा, लाइव चलाएगा, बहुत सारे लोग क्लास छोड़ दिए। इंपॉर्टेंट क्लास थी आज जो पढ़ाया उसका वीडियो आपको जरूर से उतना ही टाइम, जितना मैंने टाइम दिया उतना ही टाइम में आप कर लेगा तो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ बताया था आपको सीपी बाई सीवी बराबर मैंने बताया है गामा, और सीपी बराबर क्या बताया है? सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर। तो अगर यहाँ से रिलेशनशिप लिखा जाए तो सीपी बराबर क्या आएगा बताइए? तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा बताइए? तो सीवी टू गामा होगा, गामा इंटू सीवी, सीवी प्लस आर होगा। अगर इधर किया जाए तो सीवी कॉमन आ जाएगा, आर बटे में गामा माइनस हो जाएगा। बोलो यस। अगर सीवी को जब घटाओ इधर लगे पक्का। अब मैंने तुमको लिखवाया था कि डब्ल्यू एरिया बटी, अगर तुमको याद होगा तो डेल्टा यू लिखवाए थे बराबर एन सीवी डेल्टा की बताए हैं। देखो ये मत कहना डेल्टा जन्म जन्म तक यही फार्मूला रहेगा, जन्म जन्म तक। तो मिला जुला के डब्ल्यू एरिया बटे हम क्या लिख सकते हैं? एन सीवी को क्या लिख सकते हैं बताओ तो बच्चे? एन आर अपन गामा माइनस Γ-1 T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। बोलो यस सर। बोलो जी। और मैं बार बार कह दिया हूँ एनआर T2 को T2 भी लिख सकते हैं। अरे एनआर T2 को T2 भी लिख सकते हैं। यस सर, यस सर लिख सकते हैं। टीवी के टर्म में एनआर T2 के टर्म में क्या लिख रहे हैं? T2 V2 और एनआर T1 को T1 V1 आइडियल गैस से गामा माइनस। ये दो फार्मूले आप याद रखेंगे, दो फार्मूले ये तो है ही है डेल्टा, साथ में गामा के टर्म में आप दो फार्मूले याद रखेंगे, याद रखेंगे। और क्यू तो जीरो होता, तो ये रिलेशनशिप आप देख लीजिए और इन दोनों फार्मूले आप देख लीजिए। सबको आया कि नहीं आया बताइए? आया सर। Yes sir. तो चलिए बच्चों लिख लीजिए सब लोग क्या क्या मैंने किया।